गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है जी। ठीक 12:33 अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 10th मई 2022। आज 10 मई है, 10 मई 2022। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। ईशा, राहुल, मंजीत, अंशिका, गौरव, शिवानी, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आए हैं। साथ में उदित, रूपक, लोकेश भी हमारे साथ, ऋतिक भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। और दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे इंडियन हिस्ट्री में या भारतीय इतिहास में वो वाला हिस्ट्री का पार्ट या वो वाला इतिहास का पार्ट जो कि हमारे इतिहास का, हमारी हिस्ट्री का सबसे रिसेंट पार्ट भी है, सबसे तत्कालिक पार्ट भी है, और आप कह सकते हैं कि अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए या जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। क्योंकि यही वो पार्ट रहेगा हिस्ट्री का जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, और हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। मॉडर्न इंडिया का ही ये पार्ट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मॉडर्न इंडिया है, जो आधुनिक भारत है, वो दो मेजर पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। भाई, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के भी तो दो भाग है ना। एक वो आधुनिक भारत, एक वो मॉडर्न इंडिया जो मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ के बाद शुरू होता है, या आप कह सकते हैं कि यूरोपियंस के भारत में आने के बाद शुरू होता है और तब तक चलता है जब तक 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना नहीं हो जाती है। और मॉडर्न इंडिया का ही एक पार्ट वो है जो कांग्रेस की स्थापना से लेके हमारी आजादी तक का पीरियड है, 1947 तक का, जिसे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से हम जानते हैं, या जिसे आप कहते हैं इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। तो दोस्तों, मॉडर्न इंडिया के इसी मेजर पार्ट को हम आज क्या करेंगे, शुरू करेंगे। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए। आज का टॉपिक हमारे पास रहेगा इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। ये बैच RO एग्जाम के लिए है। जी हां, बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, और इसी को आप मॉडर्न इंडिया का ही दूसरा इंपॉर्टेंट भाग कह सकते हैं। इसी को कहा जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और आप ये मान के चलिए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट PCS का एग्जाम हो, RO ARO का एग्जाम हो, या फिर और किसी भी ऐसे एग्जाम की यदि हम बात करें जिसमें GS की वेटेज ज्यादा होती है, जिसमें GS ज्यादा पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें GS
की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है या जीएस के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि जितने सवाल पूरे के पूरे इतिहास से पूछे जाएंगे, लगभग उतने ही सवाल अकेले इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बेहद क्या है, महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यही वो पीरियड है। और यदि हम इस पीरियड की बात करें, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो ध्यान रखेंगे 1885 से लेके ये 1947 तक का पीरियड है। 1885 ईस्वी से लेके 1885 ईस्वी से लेके 1947 तक के पीरियड को ही तो हम इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष कहते हैं। लेकिन यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने के लिए जाते हैं और यदि मान लेते हैं कि उसमें आपको इतिहास से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इतिहास से चलिए मान लीजिए 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो यदि 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो लगभग आपको 10 या 10 से भी ज्यादा सवाल अकेले कहां से मिलेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। कहने का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष या इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और यदि हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें या इस पीरियड की बात करें 1885 से लेके 1947 तक का जो पार्ट है, इसे विभिन्न फेजेस में, इसे विभिन्न चरणों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इस टॉपिक को हम 5 फेजेस में पढ़ेंगे या 5 चरणों में पढ़ेंगे। अब हालांकि किसी बुक में आपको इसके 3 फेजेस मिलेंगे, किसी बुक में आपको 4 फेजेस मिलेंगे, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने, ठीक है ना, मैंने इसके 5 चरण मान लिए हैं मैंने इसके 5 फेजेस मान लिए हैं। उन्हीं फेजेस के तहत हम इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे कि इसका जो फर्स्ट फेज होगा या जो इसका प्रथम चरण होगा, इसका जो फर्स्ट फेज होगा, इसका जो प्रथम चरण होगा, इसे कहा जाएगा, इसका नाम होगा एरा ऑफ लिबरल्स, या हिंदी में आप कह सकते हैं इस चरण को कहते हैं उदारवादी युग। एरा ऑफ लिबरल्स या उदारवादी युग। सर मेरा WBSSC का ओके एग्जाम है, हिस्ट्री 100 मार्क्स, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि आप हिस्ट्री स्पेशल के बैच में हैं। घबराइए नहीं, जो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, ठीक है, उसमें से मोर देन 80%, है ना, मोर देन 80% क्वेश्चन एज इट इज आएंगे, जैसा कि मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। ये मिनिमम है 80%, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम सबसे पहला चरण पढ़ते हैं उदारवादी युग या एरा ऑफ लिबरल्स, जो बेसिकली 1885 से लेके 1905 तक का पीरियड है। कहने का मतलब 1885 से लेके जो शुरुआती 20 साल का पीरियड रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, एरा ऑफ लिबरल्स या उदारवादी युग। इसके बाद हम पढ़ेंगे द सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण।
जिसे कहा जाता है एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, या हिंदी में आप इसे लिख सकते हैं उग्र राष्ट्रवाद का चरण। एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, या इसको हम कहते हैं उग्र राष्ट्रवाद का चरण। और 1905 ईस्वी से लेके 1919 ईस्वी तक का पीरियड जो रहता है उसी को हम उग्र राष्ट्रवाद का चरण कहते हैं। क्यों कह रहे हैं, है ना, क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस में दो विचारधारा के लोग काम किया करते थे, एक उदारवादी विचारधारा के लोग और एक गर्मपंथी विचारधारा के लोग। तो जो उदारवादी लोग थे, जो लिबरल्स थे, पहले शुरुआती 20 साल तक तो उनका आधिपत्य चला या उनका डोमिनेंस चला किसमें, कांग्रेस में। लेकिन 20 साल के बाद धीरे धीरे लिबरल्स के स्थान पर अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे कौन? अल्ट्रा नेशनलिस्ट, यानी कि उग्र राष्ट्रवादी लोग, वो लोग जिन्हें अंग्रेजों की शासन और न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं था, जिनका यह कहना था कि अंग्रेजों से अपनी मांगे मांगिए, यदि अंग्रेज मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो उनका बहिष्कार कीजिए, उनके खिलाफ विद्रोह कीजिए, उनके खिलाफ आंदोलन कीजिए, मूवमेंट कीजिए। इसके बाद थर्ड फेज, उसके बाद थर्ड फेज या तृतीय चरण, थर्ड फेज या तृतीय चरण, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, और आप जानते हैं ये कहलाता है गांधीयन एरा। ये कहलाता है गांधीयन एरा या गांधीवादी युग। ये कहलाता है गांधीयन एरा या गांधीवादी युग। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 1919 से लेके 1942 तक का जो पीरियड रहेगा उसी को हम पढ़ेंगे गांधीयन एरा या गांधीवादी युग के रूप में, जो कि आप कह सकते हैं कि ये इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण फेज रहेगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो जहां एक तरफ गांधीयन एरा और एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का चरण चलेंगे, तो ध्यान रखेंगे इन्हीं दोनों के कंटेम्परेरी, इन्हीं दोनों के समकालीन फोर्थ फेज भी चलेगा या चतुर्थ चरण भी चलेगा, जिसे कहा जाता है एरा ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। इसे कहा जाता है एरा ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, या हिंदी में आप लिख सकते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों का युग। एरा ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज या क्रांतिकारी गतिविधियों का युग। कहने का मतलब जब इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेकंड और थर्ड फेज चल रहा होगा, मतलब कि जब दूसरा और तीसरा चरण चल रहा होगा, तो उसी के कंटेम्परेरी, उसी के समकालीन हम फोर्थ फेज के बारे में बात करेंगे, हम चतुर्थ चरण के बारे में बात करेंगे, जो बेसिकली क्या कहलाता है? एरा ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज या क्रांतिकारी गतिविधियों का युग, जिसमें हम
उन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंस रखती है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। और ध्यान रखेंगे, ये जो क्रांतिकारी गतिविधियों का युग है, द फोर्थ फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट 1 जो पीरियड होगा 1905 से लेके 1919 तक का। अब यदि हम बात करें कि इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारे देश में क्रांतिकारी संगठन कब से बनने शुरू हुए, या क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी वो कब से कॉमन हुई, वो कब से सामान्य हुई, तो आप कह सकते हैं कि जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। आप जानते हैं ना, 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, और पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन ने किया था, जो समय भारत का वाइसरॉय था। क्यों किया था? क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल का या बंगाल का विभाजन करने का सबसे बड़ा मोटिव, सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा एम था बंगाल से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को क्या करना, समाप्त करना। क्योंकि जो बंगाल के लोग थे उनके अंदर नेशनलिज्म क्या कर रहा था, राइज कर रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, और यही इनसिक्योरिटी हो रही थी किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। इसीलिए अंग्रेजों का उद्देश्य था, अंग्रेज चाहते थे कि भारत में बंगाल के जो लोग हैं इनके अंदर से राष्ट्रवाद की भावना को खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। और ये तभी हो सकता है ना, ये तभी हो सकता है जब हम इन्हें आपस में लड़वाएं, और जब हम इन्हें आपस में लड़वाएंगे तो ये आपसी लड़ाइयों को ही ध्यान रखेंगे, नेशनलिज्म से दूर हो जाएंगे। तो यही कारण था बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डलवाने के लिए ही बंगाल का विभाजन किया गया। और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो हम समझ गए कि अंग्रेज यहां पर अपना शासन चलाने के लिए बहुत ही घटिया राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए हमारे देश में क्रांतिकारी संगठन बनने लगे, हमारे देश के युवा जाकर उन क्रांतिकारी संगठनों में शामिल होने लगे, और हिंसा के जोर पर, हिंसा के माध्यम से वो अंग्रेजों का विरोध करने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा करने लगे, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल, जो कि गांधीवादी विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ था। हालांकि आप जानते हैं वे गांधी जी अपने सारे आंदोलन अहिंसा से करेंगे, नॉन वायलेंस, लेकिन जहां एक तरफ गांधी जी सारे के सारे आंदोलन अहिंसात्मक रूप से किया करते थे, तो वहीं जो हमारे क्रांतिकारी हुआ करते थे, जो रिवोल्यूशनरीज हुआ करते थे, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यहां पर हुआ करती थी, उसमें हिंसा का इस्तेमाल किया जाता था, वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता था। तो पहले हम क्रांतिकारी घटनाएं पढ़ेंगे बंगाल के विभाजन से लेकर 1919 के बीच की घटनाएं, कहने का मतलब रोलेट एक्ट आने से पहले की घटनाएं। लेकिन 1919 आते आते क्रांतिकारी जो घटनाएं थी वो क्या हो जाएंगी? कम। क्योंकि हमारे पूरे के पूरे देश पर, इवन देश के युवाओं पर भी पूरी तरीके से प्रभाव आ जाएगा किसका? गांधी जी का। क्योंकि गांधी जी जब 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, तो असहयोग आंदोलन गांधी जी का वो आंदोलन था जिसमें देश के हर वर्ग, हर तमगे, हर उम्र के व्यक्ति क्या कर रहे थे? एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, इंक्लूडिंग द यंगस्टर्स। इवन जो देश के नौजवान थे, जो देश के युवा थे, वो भी। क्योंकि नॉन कोऑपरेशन जो गांधी जी का मूवमेंट था वो बहुत ही ज्यादा सफलता की ओर बढ़ रहा था, और वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होता हुआ भी दिख रहा था। लेकिन आप जानते हैं कि जब चौरी चौरा कॉन्स्पिरेसी हुई, चौरी चौरा कांड हुआ, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को ही बंद कर दिया, गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब देश के युवाओं का जो भरोसा गांधी जी पर बना था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। देश के युवाओं ने कहा कि भैया गांधी जी के भरोसे रहेंगे तो अपने अधिकार और अपनी स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली। देश के युवाओं ने फिर से क्रांतिकारी संगठन बनाने शुरू कर दिए, और एक बार फिर से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का दौर चला, जिसको हम कहेंगे पार्ट 2, दूसरा भाग, जिसमें हम बात करेंगे 1924 से लेके 1942 तक के बीच होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में।
तो ध्यान रखेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट का फर्स्ट फेज है एरा ऑफ लिबरल्स, उदारवादी युग, 1885 से लेके 1905। उसके बाद है सेकंड फेज, द्वितीय चरण, जो है एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद का चरण, 1905 से लेके 1919 तक का। उसके बाद है थर्ड फेज, गांधीयन एरा, गांधीवादी युग, 1919 से लेके 1942 तक का पीरियड। और उन्हीं के कंटेम्प्रेरी, इन्हीं फेज सेकंड और फेज थर्ड के ही कंटेम्प्रेरी हम पढ़ेंगे फेज फोर्थ, एरा ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी गतिविधियों का युग। और लास्ट, इस टॉपिक में लास्ट या फिफ्थ फेज या पांचवा चरण हम पढ़ेंगे, जिसे आप लिख सकते हैं टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस या लिखिए स्वतंत्रता की ओर। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता की ओर, जो बेसिकली आप 1942 से लेके 1947 तक का पीरियड कह सकते हैं। 1942 से लेके 1947 तक का जो पीरियड है, वही क्या है, स्वतंत्रता की ओर, टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। नोट कीजिए फटाफट से। सर 1947 के बाद हिस्ट्री एंड हो जाता है मेरे भाई। 1947 के बाद कंटेम्प्रेरी इंडिया चलता है, जिसको हम समकालीन भारत कहते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत। आप तो जानते ही हैं भाई, जो कल भी हुआ था, है ना, वो भी आने वाले समय में क्या बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा, हिस्ट्री बन जाएगी। मुझे अब एमसीक्यू लगाने में 10 सेकंड भी नहीं लगते, जो टॉपिक मैं आपसे पढ़ता हूं। 10 सेकंड, हाँ बिल्कुल, 10 सेकंड से ज्यादा लगने भी नहीं चाहिए। क्योंकि भाई जीएस के क्वेश्चंस तो या तो आते होंगे या तो नहीं आते होंगे, इसमें सॉल्व तो करके कुछ देखना नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना होता है, 4 ऑप्शन पढ़ने होते हैं, या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा। पता होगा तो भी 10 मिनट 10 सेकंड लगेंगे, और नहीं पता होगा तो भी 10 सेकंड लगेंगे, क्योंकि टाइम केवल क्वेश्चन को पढ़ने में लगता है, उत्तर देने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत कैसे हुई। द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का जन्म या राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ, ये हमें सबसे पहले क्या करना होगा, समझना होगा। तो आज हम सबसे पहले बात ही किसके बारे में करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, बर्थ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। बर्थ ऑफ
नेशनलिज्म इन इंडिया, या हिंदी में लिख सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद का जन्म। बर्थ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का जन्म। वैसे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं वैसे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला सबसे पहला विद्रोह, सबसे पहला रिवोल्ट कहलाता है द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह, जो कि एक सैनिक विद्रोह था, जो कि एक बहुत बड़ा विद्रोह भी था, और देश के विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्थानों पर हमने अंग्रेजों के खिलाफ किया भी था। लेकिन यदि हम 1857 के विद्रोह के विफल होने के कारण के बारे में बात करें, उसके फेल होने के कारण के बारे में बात करें, तो आप जानते हैं उसका एक बहुत बड़ा रीजन, एक बहुत बड़ा कारण था लैक ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारतीयों में या भारत में राष्ट्रवाद की कमी। वैसे तो 1857 के विद्रोह के फेल हो जाने के कई सारे कारण थे, असंख्य कारण थे, लेकिन इसमें से एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि 1857 की क्रांति के समय जितने भी विद्रोही या जितने भी लोग अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, उन सारे के सारे लोगों का जो पर्पस था या जो उद्देश्य था वो अलग अलग था। कोई अपनी रियासत को बचाने के लिए विद्रोह कर रहा था, कोई अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए विद्रोह कर रहा था, कोई अपने उत्तराधिकारियों की गद्दी बचाने के लिए विद्रोह कर रहा था, कोई अपने पड़ोसी राजा और पड़ोसी देश से बदला लेने के लिए विद्रोह कर रहा था। कहने का मतलब, हमारा जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का उद्देश्य था वो एक नहीं था, और या आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने 1857 की क्रांति तो की, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अभाव, सबसे ज्यादा जो कमी देखने को मिली वो किसकी थी? नेशनलिज्म की, यानी कि राष्ट्रवाद की। लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया, लेकिन केवल अपनी अपनी रियासतें, केवल अपने अपने शासन, अपने अपने राज्य बचाने के लिए। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि यदि सबने इकट्ठे होकर देश को बचाने की कोशिश की होती और सब लोगों के अंदर यदि नेशनलिज्म का भाव होता, यदि राष्ट्रवाद की भावना होती, तो स्वाभाविक सी बात है ये विद्रोह सफल हो भी सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की कमी थी। इसीलिए आप जानते हैं अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग विशेषज्ञों ने, अलग अलग राजनेताओं ने 1857 के विद्रोह को अलग अलग नामों से पुकारा। किसी ने कहा कि ये ईसाइयों के खिलाफ धर्मांधों का युद्ध था, किसी ने कहा कि ये हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, किसी ने कहा ये राष्ट्रीय आंदोलन था, किसी ने कहा राष्ट्रवाद के अभाव में हुआ राष्ट्रीय आंदोलन था। कहने का मतलब नेशनल मूवमेंट तो था, राष्ट्रीय आंदोलन तो था 1857 का विद्रोह, लेकिन एक ऐसा नेशनल मूवमेंट था जिसमें नेशनलिज्म ही नहीं था, जिसमें राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं थी। कुछ ने कहा कि ये ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का युद्ध था, तो किसी ने कहा कि ये सभ्यता और बर्बरता के बीच की लड़ाई थी। कहने का मतलब है ना, कहने का मतलब 1857 का विद्रोह हुआ जरूर, हम लोगों ने पुरजोर कोशिश की जरूर, लेकिन उसमें हम एक चीज से मार खा गए, जो था लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस एंड लैक ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद की कमी। किस तरीके से लेकिन 1857 के बाद किस तरीके से भारतीय लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जागृत हुई, या बर्थ हुआ किसका? नेशनलिज्म का या राष्ट्रवाद का। उसी के बारे में हम क्या करेंगे, यहां पर जानेंगे।
तो हमारे पास कुछ रीजंस हैं, कुछ कारण हैं जिनकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ या भारत में नेशनलिज्म शुरू हुआ। उन्हीं कारणों के बारे में हमें बात करनी है, उन कारणों के बारे में जानना है और उन कारणों के बारे में क्या करनी है, चर्चा करनी है। जी माफ कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर बर्थ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का जन्म किन कारणों की वजह से हुआ। चलिए, सबसे पहला रीजन, सबसे पहला कारण क्या था, लिखेंगे सोशियो रिलीजियस, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। सबसे पहला कारण लिखेंगे 19वीं सदी का, 19वीं सदी का सामाजिक एवं 19वीं सदी का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में राष्ट्रवाद के जन्म का एक महत्वपूर्ण कारण, एक महत्वपूर्ण रीजन था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी या 19वीं सदी का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। आप जानते हैं दोस्तों, जब 19th सेंचुरी शुरू हुई तो सबसे पहली चीज तो ध्यान रखेंगे, 19th सेंचुरी का मतलब क्या है। सन 1800 ईस्वी से लेके 1899 तक का ही जो पीरियड है 100 साल का, इसी को तो क्या कहेंगे, 19th सेंचुरी कहेंगे। बिल्कुल सही बात, जी हां। जब 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई तो सबसे पहली बात तो ध्यान में रखेंगे, 19th सेंचुरी को ही, 19वीं शताब्दी को ही भारत के इतिहास में सुधारों की सदी माना जाता है या सुधारों की शताब्दी माना जाता है, सेंचुरी माना जाता है, क्योंकि यही वो सेंचुरी थी 19th सेंचुरी जिसमें हमारे देश में कई सारे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे। आप जानते हैं कि हमारे देश में हर धर्म के तहत या हर धर्म में ही, यहां पर केवल हम हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे देश में हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे कोई सा भी धर्म और समुदाय हो, तो उसमें बहुत सारा अंधविश्वास भरा हुआ था। उसमें कई सारे ऐसे धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज हमारे देश में चल रहे थे जो लोग सदियों से फॉलो कर रहे थे, लेकिन जो ह्यूमैनिटी के, जो राष्ट्रवाद के पूरी तरीके से क्या था, अगेंस्ट था, पूरी तरीके से खिलाफ था। और ऐसे कई सारे सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज और कस्टम्स थे जिन्हें समाप्त करने का काम, जिन्हें खत्म करने का काम हमारे कुछ फेमस और महत्वपूर्ण
सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा किया गया, यानी कि सामाजिक या हमारे समाज सुधारकों के द्वारा किया गया। और आप जानते हैं कि इन समाज सुधारकों की बात करें तो इसमें कई सारे लोग थे जो इंपॉर्टेंट थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, और इसके अलावा भी कई सारे समाज सुधारक जिन्होंने 19th सेंचुरी के शुरुआत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे देश में कुछ रिलीजियस और कुछ सोशल रिफॉर्म्स करने में। क्योंकि आप जानते हैं, यदि हम सामाजिक कुरीतियों की बात करें तो हमारे देश में कई सारी ऐसी सामाजिक कुरीतियां चल रही थी, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बहु विवाह प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर देना हो। ये सारे के सारे ऐसे कुछ सामाजिक कुरीतियां थी जो हमारे देश में लिप्त थे, जो हमारे समाज में चल रही थी। और यदि हम धर्म की बात करें तो धर्म के नाम पर भी हमारे देश में अंधविश्वास बहुत था। आप जानते हैं, धर्म के नाम पर यहां एक प्रथा चला करती थी जिसे नर बलि प्रथा कहा जाता था, जिसमें हम भगवान को खुश करने के लिए एक आदमी दूसरे आदमी की बलि दे दिया करता था। यहां पर शिशु बलि प्रथा चलती थी, छोटे छोटे बच्चों की बलि दे दी जाती थी भगवान के लिए। कहने का मतलब, धर्म में भी यहां पर बहुत ज्यादा धार्मिक कर्मकांडों और मूर्तिवाद को क्या किया जाता था, बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन जब 19th सेंचुरी में हमारे देश में कुछ समाज सुधारक हुए और इन्होंने हमारे देश के लोगों और समाज में ये अवेयरनेस फैलाने का काम किया कि ये सारी की सारी जो रीतियां आप सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, ये रीतियां नहीं बल्कि कुरीतियां हैं। तो धीरे धीरे ये सारी की सारी सामाजिक और धार्मिक जो गतिविधियां चल रही थी, जो कुरीतियां थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। और जब धीरे धीरे खत्म होने लगी तो ये एक महत्वपूर्ण कारण बना, जिसकी वजह से देश के सारे लोग एक ही सूत्र में बांध दिए गए, एक ही धागे में पिरो दिए गए। और उन्हें ये बात रियलाइज होने लगी धीरे धीरे कि भाई सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों से इंपॉर्टेंट या उससे पहले ह्यूमैनिटी है, मानवता है, राष्ट्रवाद है, देशभक्ति है। ये बात उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगी। तो एक महत्वपूर्ण कारण बना भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद को जागृत करने का, जो था सोशियो रिलीजियस मूवमेंट या रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कारण, लिखिए, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। हिंदी में लिखेंगे, भारत में प्रेस एवं समाचार पत्रों का विकास। भारत में प्रेस एवं समाचार पत्रों का विकास।
आप जानते हैं 18वीं शताब्दी के ही उत्तरार्ध में, यानी कि 18th सेंचुरी के ही सेकंड हाफ में हमारे देश में सबसे पहला न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ 1780 में, जो कहलाता है द बंगाल गजेट। या बंगाल गजट। 1780 ईस्वी में 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला न्यूज़पेपर, सबसे पहला समाचार पत्र कहलाता है बंगाल गजट, जो कि एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर था, जो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। और आप जानते हैं ये किसका न्यूज़पेपर था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की का न्यूज़पेपर था। ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की का न्यूज़पेपर था। सत्रह सौ अस्सी में भारत में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला न्यूज़पेपर हुआ द बंगाल गजेट, जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की का न्यूज़पेपर था। और इसी के साथ भारत में समाचार पत्रों का भी विकास क्या हुआ? शुरू हुआ। और लगभग 100 साल भी नहीं लगे। और ध्यान रखेंगे 1870 तक लगभग 650 न्यूज़पेपर्स भारत में प्रकाशित होने लगे। 1780 में पहला न्यूज़पेपर, और केवल 90 साल के अंदर 1870 आते आते भारत में 650 के लगभग न्यूज़पेपर्स क्या होने लगे थे? प्रकाशित होने लगे थे। और इसके बाद आप जानते हैं सोने पे सुहागा तब हो गया जब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े बड़े नेता और जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया, वो लोग अपने न्यूज़पेपर्स के, अपने समाचार पत्रों के ही माध्यम से अपनी बातें आवाम तक पहुंचाने लगे। भाई, क्योंकि न्यूज़पेपर के माध्यम से या न्यूज़पेपर की वजह से एक चीज आसान हो चुकी थी ना, और वो चीज क्या थी कि भाई यदि राष्ट्रीय आंदोलन का कोई भी नेता या कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति यदि कोई भी विचार सोच रहा है, यदि कोई भी बात सोच रहा है, तो अपने विचारों को पब्लिक के आगे प्रस्तुत कर सकता था, जिसका माध्यम था न्यूज़पेपर्स, जिसका माध्यम था समाचार पत्र। यही कारण हुआ कि एक महत्वपूर्ण रीजन बना न्यूज़पेपर लोगों को आपस में एक साथ जोड़ने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं ये होता भी है दूर दराज गांव में, जहां पर लोगों के पास टीवी नहीं है, इवन जहां पर बिजली नहीं है, आज भी वो लोग किस पर निर्भर करते हैं? आज भी वो लोग समाचार पत्रों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है शुरू से ही, एक किसी भी बात को या किसी भी न्यूज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण रीजन, अगला महत्वपूर्ण कारण लिखिए, नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड लैंग्वेज इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड लैंग्वेज इन इंडिया लिखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा का विकास। 19th सेंचुरी ही वो सेंचुरी थी जिसमें अंग्रेजों के द्वारा इंग्लिश को भारत में लागू किया गया,
और इंग्लिश एजुकेशन भारत में कंपलसरी की गई और शुरू की गई। कहने का मतलब अभी तक तो हम लिटरेचर या साहित्य में भाई अरबी फारसी साहित्य, संस्कृत हिंदी लिटरेचर के बारे में क्या किया करते थे, पढ़ा करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने 19th सेंचुरी में ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा को क्या किया, कंपलसरी किया। अब हमारे देश के लोग भी अंग्रेजी शिक्षा हासिल करने लगे, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने लगे, और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने से और इंग्लिश एजुकेशन से उन्हें धीरे धीरे भाई पश्चिमी देशों की कला और संस्कृति के बारे में पता चलने लगा। धीरे धीरे वो पाश्चात्य सभ्यता और पाश्चात्य संस्कृति के बारे में जानने लगे, और जब वहां के बारे में जानने लगे तो भाई स्वाभाविक सी बात थी, अब उनके अंदर अपने भी देश के लिए राष्ट्रवाद की भावना भी क्या होने लगी, जागृत होने लगी। क्योंकि उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन से ही तो ये समझ में आया कि भाई एक राष्ट्र के निर्माण में, एक देश के निर्माण में धर्म और समुदाय, धर्म और समाज के ऊपर भी कुछ होता है, जो क्या है, राष्ट्रवाद, जो है नेशनलिज्म, जो है देशभक्ति। तो उसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा ने भी एक क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारण लिखेंगे, डिफरेंट फॉरेनर इंसिडेंसेस, या हिंदी में लिख सकते हैं विभिन्न विदेशी घटनाएं। डिफरेंट फॉरेनर इंसिडेंसेस या विभिन्न विदेशी घटनाएं। केवल 19th सेंचुरी में हुए रिफॉर्म्स और सुधार ही हम लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का काम नहीं कर रहे थे। भाई विदेशों में, अन्य देशों में भी ऐसी कई सारी घटनाएं घटित हुई थी जिनसे भारतीयों ने भी प्रेरणा ली थी, जिनसे भारतीय भी प्रभावित हुए थे। अब उनमें से कुछ महत्वपूर्ण यदि हम इंसिडेंसेस की बात करें तो आप जानते हैं कि 1776 ईस्वी में, 1776 में, 1776 ईस्वी में हुआ था अमेरिकन रिवॉल्यूशन। लिखिए अमेरिकन रिवॉल्यूशन या अमेरिकी क्रांति। 1789 में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांस की क्रांति। 1776 में जब अमेरिकी क्रांति हुई, 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई या फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, और इसके अलावा और भी कई देश जैसे, इसके अलावा भी जैसे लिखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ इटली, स्पेन एंड ग्रीस। इसके अलावा लिखेंगे इटली, स्पेन और यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष। फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ इटली, स्पेन एंड ग्रीस, या इटली, स्पेन और यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष, ये कुछ महत्वपूर्ण विदेशी घटनाएं थी जिन्होंने भारतीयों को भी प्रोत्साहित किया राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने का और इकट्ठा होकर, यूनाइट होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, लिखेंगे पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्रिटिशर्स। या हिंदी में लिखेंगे अंग्रेजों की विभेद करने की नीति।
पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की विभेद करने की नीति। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, जो अंग्रेज हुआ करते थे, वो इंडियंस को, वो भारतीय को क्या कहा करते थे? ब्लैक, काला। और नेटिव, नेटिव का मतलब होता है देशी। जो अंग्रेज हुआ करते थे वो भारतीयों को काला और देशी कहकर जलील किया करते थे, बेइज्जत किया करते थे और उनका शोषण भी किया करते थे। सार्वजनिक स्थानों पर कई जगहें ऐसी थी जहां पर केवल और केवल गोरे लोगों को तो जाना अलाउड था, लेकिन यहां के देशी और काले लोगों को जाना अलाउड नहीं था। और आप जानते हैं, जहां एक तरफ अंग्रेज हिंदुओं को धर्मांध कहा करते थे, हिंदुओं को धर्म का अंधा कहा करते थे, तो वहीं पर मुसलमानों को वो धोखेबाज कहा करके या कह करके क्या किया करते थे? चिढ़ाया करते थे। कहने का मतलब, हम भारतीयों के साथ विभेद किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, जो एक अति महत्वपूर्ण रीजन था कि हम लोगों के अंदर धीरे धीरे ये भावना जागृत होने लगी कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए, हमें अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि हम अपने ही देश में क्या होते थे? डिस्क्रिमिनेट होते थे। हम अपने ही देश में हमारे साथ विभेद किया जाता था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण बना, लिखेंगे टर्म ऑफ लॉर्ड लिटन। टर्म ऑफ लॉर्ड लिटन फ्रॉम 1876 टू 1880। हिंदी में लिखेंगे 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन का कार्यकाल। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल, आप जानते होंगे लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय हुआ करता था। लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय था, जो 1876 से लेके 1880 तक भारत का वायसराय रहा। इसका जो कार्यकाल था, इसका जो शासन था, उसे भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि भाई इसके शासनकाल में या इसके टर्म में भारत के लोग इतने ज्यादा अंग्रेजों से परेशान हुए, इतने ज्यादा अंग्रेजों से क्रोधित हुए कि उस वजह से भी भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कहीं ना कहीं जागृत हुई। अब जैसे कि 1876-77 ईस्वी में 1876-77 ईस्वी में देश के कई जगहों पर भीषण अकाल पड़े। जब लॉर्ड लिटन भारत का वायसरॉय बनकर आया, तो ध्यान रखेंगे उस समय भारत के अधिकांश जगहों पर फेमाइन्स पड़ रहे थे, अकाल पड़ रहे थे, लेकिन लॉर्ड लिटन के द्वारा 1877 ईस्वी में फर्स्ट दिल्ली दरबार या प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया गया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो पहला दिल्ली दरबार लगा था 1877 में, ये किसके लिए लगा था? क्वीन विक्टोरिया के लिए। उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। और उसी विक्टोरिया की ताजपोशी यानी कि कोरोनेशन करने के लिए ही दिल्ली दरबार लगवाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। जहां एक तरफ
हमारे देश के लोग गरीबी से, भूख से, अकाल से मर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके बारे में सोचने से ज्यादा लॉर्ड लिटन किसके बारे में सोच रहा था? महारानी विक्टोरिया की ताजपोशी के बारे में। दिल्ली दरबार लगवाया गया था 1877 में। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कारण, एक और ऐसा काम जिसने हमें अंग्रेजों के खिलाफ किया, वो लॉर्ड लिटन के ही समय में 1878 में आया, कहलाता है, लिखेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो 1878 में आया था। और आप जानते ही हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसी के तहत भारतीय समाचार पत्रों पर, इंडियन न्यूज़पेपर्स पर कई तरीके के बैन, कई तरीके के प्रतिबंध अप्लाई किए गए थे, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण था लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का। इसके अलावा लॉर्ड लिटन ने एक काम और किया था। लॉर्ड लिटन ने इंडियन सिविल सर्विस के लिए, आईसीएस के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। इसने आईसीएस की परीक्षाओं इसने आईसीएस की परीक्षाओं की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 नहीं, 19 लिखिए, 19 किया था। आईसीएस की न्यूनतम आयु या मिनिमम एज को इसने 21 वर्ष से घटाकर 19 साल कर दिया था, क्योंकि यदि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यहां पर ग्रेजुएट होते होते लगभग 21 साल की उम्र बहुत इजीली हो जाया करती थी। लेकिन यदि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वहां पर लोग जल्दी एलिजिबल हो जाया करते थे आईसीएस की परीक्षा में बैठने के लिए, इसलिए इसने मिनिमम एज ही क्या करा दी, कम करा दी। इसके अलावा अगला रीजन, कांग्रेस की स्थापना से पहले भी हमारे देश में कई ऐसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, कई ऐसे राजनीतिक संस्थान थे जो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने की कोशिश कर रहे थे। तो आप लिख सकते हैं अगला रीजन, कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। लिखेंगे राजनीतिक संस्थानों का योगदान, राजनीतिक संस्थानों का योगदान, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किस किसने, लिखेंगे लैंड होल्डर्स सोसाइटी। सबसे पहला लिखेंगे लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जिसे भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल माना जाता है। इसके अलावा दूसरा लिखेंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन।
लिखेंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसके अलावा लिखेंगे मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ये सारे के सारे वो राजनीतिक दल थे, वो पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कांग्रेस की स्थापना होने से पहले एग्जिस्ट किया करती थी। और एक याद रखेंगे बॉम्बे एसोसिएशन। इन सभी राजनीतिक दलों के द्वारा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया, महत्वपूर्ण योगदान दिया गया भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए। नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट, अगला लिखिए डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पोस्ट एंड टेलीग्राम सर्विस। लिखेंगे यातायात, डाक एवं तार सेवा का विकास। भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड डलहौजी, जब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी बनकर आया तो लॉर्ड डलहौजी के ही द्वारा लोक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसे हम पीडब्ल्यूडी कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। और देश के विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्थानों पर यातायात के साधनों पर जोर दिया गया और पक्की सड़कों के निर्माण कराने शुरू किए गए और उसकी डेवलपमेंट और उसका विकास भी शुरू किया गया। इसके अलावा ध्यान रखेंगे डलहौजी के द्वारा ही भारत में यात्री रेल की भी शुरुआत की गई। हम जानते हैं 16 अप्रैल 1853 को भारत की सबसे पहली यात्री रेल बंबई से लेकर ठाणे तक डलहौजी के ही समय में चलवाई गई थी। इसके अलावा डलहौजी के ही द्वारा डाक टिकटों का प्रचलन करवाया गया। इसी ने ही भारतीय डाक विभाग की भी स्थापना की। और इतना ही नहीं, टेलीग्राम सर्विस या तार सेवा की शुरुआत करने का श्रेय भी डलहौजी को जाता है, जिससे इजी हुआ एक व्यक्ति का दूसरे स्थान पर पहुंचना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ना। और जब सारे के सारे लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है ना, भारत में राष्ट्रवाद की भावना या नेशनलिज्म की फीलिंग तो बढ़ेगी ही। इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा की गई पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, या लिख सकते हैं भारत की कमजोर आर्थिक स्थिति पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत की कमजोर आर्थिक स्थिति, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही थी भारतीयों के अंदर राष्ट्रवादी बनने के लिए या राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए। और एक याद रख सकते हैं, इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट, या इल्बर्ट बिल विवाद।
इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट या लिखेंगे इल्बर्ट बिल विवाद, जो हुआ 1883 में। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो इल्बर्ट बिल आया था, जो इल्बर्ट विधेयक भेजा गया था, बिल भेजा गया था, इसमें एक प्रोविजन था, इसमें एक प्रावधान था, जिसमें यह प्रोविजन किया गया था कि भाई जो भारतीय न्यायाधीश हैं, जो भारतीय जजेस हैं, अब वो भी अंग्रेजों के मामलों की सुनवाई कर सकेंगे, क्योंकि ये पहले नहीं होता था। जो भारतीय लोग थे, यदि भारतीय लोगों में से कोई भी न्यायाधीश बनता था, कोई भी जज होता था, तो उन्हें अंग्रेजों के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। लेकिन इल्बर्ट बिल ने यह रास्ता तय कर दिया कि अब भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों के मामलों की सुनवाई कर सकेंगे। लेकिन इस पर अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया, विरोध कर दिया गया, प्रोटेस्ट कर दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने इल्बर्ट बिल में ही अमेंडमेंट करते हुए, संशोधन करते हुए यह प्रावधान बनाया था कि यदि कोई भी अंग्रेज, यदि कोई भी ब्रिटिशर या कोई भी अंग्रेज अपने मामले की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश से नहीं करवाना चाहता, तो यह पॉसिबल होगा कि उसके मामलों की सुनवाई केवल ब्रिटिश न्यायाधीश ही करें। यह सीधे सीधे तौर पर क्या था, एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भारतीयों के साथ अंग्रेजों का। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना, जिसकी वजह से हम लोगों को समझ में आया, जिसकी वजह से हम लोगों को यह बात समझ में आ गई कि अंग्रेजों के साथ सहयोग और कॉपरेट करने से कोई फायदा नहीं है। हमें किसी तरीके से इकट्ठे होकर, राष्ट्रवादी बनकर एक ही सूत्र में बंधना होगा और एक ही राह पर चलना होगा। और आप जानते हैं उसी का नतीजा हुआ। ठीक 2 साल के बाद 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना जो करवाई गई अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन वही कांग्रेस आगे चलकर साबित हुई अंग्रेजों के लिए ही आफत, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस के ही सदस्यों और कांग्रेस के ही प्रतिनिधियों के द्वारा ही इस राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू किया गया और इस राष्ट्रीय आंदोलन को आगे ले जाया गया अंग्रेजों के ही खिलाफ। तो दोस्तों, ये था इंडियन नेशनल मूवमेंट में बर्थ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया की किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तो आज की कहानी को यहीं तक रखेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी और कल हम बात करेंगे उन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, उन राजनीतिक दलों के बारे में जो भारत में कांग्रेस की स्थापना से पहले एग्जिस्ट करते थे। जैसे मैंने अभी लिखवाया था ना, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, जिसमें हमने बात करनी है अबाउट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बिफोर कांग्रेस। कांग्रेस के पहले के राजनीतिक संगठनों के बारे में हम बात करेंगे। और जब राजनीतिक संगठनों के बारे में हम बात कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के बारे में, और फिर शुरू करेंगे पढ़ना इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, चलिए आज की कहानी यहीं तक, कल आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद।